हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू यूनिवर्सल फिजिक्स विद जेके। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन, बल तथा गति। और आज का हमारा टॉपिक है फोर्स यानी कि बल। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोई पिंड है, जो कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और वो किसी समतल पर रखी हुई है। तो इसको अपनी ओर यानी कि या तो हम पुश करके या पुल करके किसी वस्तु को पुश या पुल करके यानी कि अपनी ओर खींचकर या दूर धकेल कर इसकी जो क्रिया है में जो परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि इसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है, यानी कि इसकी जो पोजीशन चेंज हो जाती है, उसे बल कहते हैं। अर्थात बल क्या होता है कि बल वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी वस्तु को पुश या पुल करके उसकी स्थिति यानी कि पोजीशन में जो है चेंज किया जा सकता है, बल कहलाता है। बल कहलाता है, इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। बल, इसका मात्रक न्यूटन होता है। फोर्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। न्यूटन ये एक सदिश राशि है, ठीक है जी, ये एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, संवेग। संवेग क्या होता है? तो संवेग क्या होता है कि कोई पिंड है हमारा जिसे हमने पुश या पुल करके उसकी स्थिति में परिवर्तन किया। मान लेते हैं पिंड का द्रव्यमान m है और जिसे हमने उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो उसमें हमने वेग लगाया, वेग v, यानी कि जो हमने उसने जो गति प्राप्त की, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास तथा वेग वेलोसिटी के गुणनफल को मोमेंटम कहते हैं, यानी कि लीनियर मोमेंटम P बराबर होता है mv। दैट मीन्स कि अगर कोई वस्तु जो v वेग से, जिसका द्रव्यमान m है, मास m है और v वेग से, वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके मास तथा वेलोसिटी के गुणनफल को उसका मोमेंटम कहते हैं, यानी कि संवेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ml/-1। ml/-1 इसकी यूनिट होती है। इसका सूत्र होता है P बराबर mv। इसे वेक्टर फॉर्म में P बराबर mv ऐसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म P बराबर mv, क्योंकि ये एक सदिश राशि होती है। इससे बेस कुछ एप्लीकेशन कर लेते हैं, एक दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक कार है जिसका जो मास है वो m1 है और एक ट्रक है जिसका जो मास है वो m2 है। ऑब्वियसली m2 इज ग्रेटर देन m1, क्योंकि ट्रक का जो द्रव्यमान होगा वो कार के द्रव्यमान से ग्रेटर होता ही है। तो कंसीडर कर लेते हैं कि जो कार और ट्रक हैं वो दोनों v वेग यानी कि इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एक समान वेग से जो है गति कर रहे हैं, तब इनका संवेग क्या होगा? तो पहले कार का संवेग निकालेंगे, P1 बराबर हो जाएगा m1v और फिर ट्रक का निकालेंगे, P2 बराबर हो जाएगा m2v और इनका जब रेशो निकालेंगे P1 बटे P2 बराबर आ जाएगा m1v बटे m2v। दैट मीन्स m1 बटे m2। उल्टा कर देंगे तो P1 बराबर हो जाएगा m2 बटे m1। और चूंकि m2 बटे m1 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि m2 इज ग्रेटर देन m1, क्योंकि ट्रक का जो द्रव्यमान होगा वो कार के द्रव्यमान से ज्यादा होगा, इसलिए इसकी वैल्यू जो है 0 से बड़ी होगी, सॉरी 1 लिख सकते हैं, 1 से बड़ी होगी। दैट मीन्स यहाँ से क्या कह सकते हैं कि P2 ग्रेटर देन P1। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास एक समान वेग से कार और ट्रक मूव कर रहे हैं, तो जो ट्रक का संवेग होगा यानी कि मोमेंटम होगा वो कार के मोमेंटम से अधिक होगा। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इक्वल वेलोसिटी से दो डिफरेंट थिंग्स मूव कर रही हैं जिनके जो है मास डिफरेंट है, तो जिस वस्तु का मास कम होगा
उसका मोमेंटम भी कम होगा, और जिसका मास अधिक होगा उसका मोमेंटम अधिक होगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट, कि अगर यही कार, सेम एग्जांपल लेते हैं कि अगर कार और ट्रक जिनके द्रव्यमान क्रम से m1 और m2 है, वो दोनों v1 व v2 वेग से, इस बार वेग डिफरेंट है, दोनों अलग अलग वेग से मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली m2 इज ग्रेटर देन m1 होगा। तो अगर इन दोनों के मोमेंटम इक्वल हैं, यानी कि दोनों के संवेग बराबर है, तब वेग क्या होंगे, यानी कि अगर p1 बराबर है p2 के, देन क्या हो जाएगा m1 v1 बराबर m2 v2। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि m1 बटे m2 बराबर v2 बटे v1, या ऐसे लिख सकते हैं m2 बटे m1 बराबर v1 बटे v2। और चूंकि m2 का मान ग्रेटर देन है m1 से, दैट मींस ये जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, तो v1 बटे v2 ग्रेटर देन v1, सॉरी ग्रेटर देन कि v1 ग्रेटर देन v2। दैट मीन्स यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो वस्तु हैं जिनके द्रव्यमान अलग अलग है और दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अगर उनके मोमेंटम इक्वल है तो जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का वेग अधिक होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उस वस्तु का वेग कम होगा। ये संवेग संरक्षण के बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अर्थात संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण के नियम का स्टेटमेंट क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। दैट इज कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है तो उस निकाय का जो संपूर्ण संवेग होता है वो संरक्षित रहता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। तो हम इसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले संवेग की परिभाषा से, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू होता है mv। डेफिनेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम कहती है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है वो संवेग कहलाता है। तो ये हो गई। हम इसकी फाइंड आउट करेंगे समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू आ जाएगा m dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt यानी कि वेग परिवर्तन की दर ये होती है हमारे एक्सेलरेशन के इक्वल्स, और ma ये हमारा हो जाएगा टोटल एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल। यानी कि यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज आएगी ऑफ लीनियर मोमेंटम वो हमारी आ जाएगी एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल्स, यानी कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बाह्य बल के बराबर होती है। और संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, अर्थात इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की अनुपस्थिति में, दैट मीन्स कि Fext अगर उपस्थित नहीं है यानी कि जीरो है, तो संवेग परिवर्तन की जो दर होगी वो जीरो के बराबर, और दैट मीन्स यहाँ से जो dp है वो जीरो आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर देने पर यह आ जाएगा P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दैट मीन्स कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का जो संवेग होता है यानी कि लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, दैट मीन्स कांस्टेंट रहता है, अर्थात उसका मान नहीं बदलता है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, रिकॉइल ऑफ गन। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक गन है जिसका गन का द्रव्यमान m1 है और उसका जो वेग है वो v1 है, और हमारे पास एक बुलेट है जिसका जो कि मास m2 है और वेग v2 है। तो शुरू में जब गन और बुलेट दोनों एक साथ होते हैं तो रेस्ट पर होते हैं, यानी कि दोनों रेस्ट पर है। मान लो ये हमारी गन है और इसके अंदर ये बुलेट है, तो जो दोनों का द्रव्यमान होगा वो तो m1 m2 होगा, और जो दोनों की वेलोसिटी यानी कि वेग होगा वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों शुरू में जो है रेस्ट में है।
अब जब हम गन से बुलेट को फायर करते हैं तो क्या होता है कि जो बुलेट होती है वो गन से निकलकर बाहर जाती है और गन को पीछे की ओर धक्का देती है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि अगर हम किसी वस्तु पर जितना फोर्स लगाते हैं वह वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही हमारे पर फोर्स लगाती है। दैट मीन्स कि जिस वेग से गोली गन से निकल के जाएगी उतना ही जो बल है गोली बंदूक पर लगाएगी, तो गोली आगे को जाएगी और बंदूक थोड़ा पीछे को जाएगी। तो मान लेते हैं कि जो बंदूक का जो वेग हो जाएगा वो v1 हो जाएगा और गोली जो है वो v2 वेग से फायर होगी। तब लगाएंगे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अनुसार देखते हैं कि जो हमारा मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। दैट मीन्स जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारा जो बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे थे तब उनका जो कंजर्व मोमेंटम होगा और जब उन्होंने कुछ वेग प्राप्त कर लिया वो मोमेंटम जो है इक्वल होगा। दैट मीन्स कि जब हमारे जो है गन और बुलेट दोनों रेस्ट में थे तो उनका जो टोटल मास आ जाएगा वो आ जाएगा m1 और m2, और चूंकि उनका वेग क्या था, 0 था, देखो प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा m1 प्लस m2u और इक्वल्स टू जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो जो बंदूक का संवेग हो जाएगा m1v1 और जो बुलेट का हो जाएगा वो हो जाएगा m2v2। अब चूंकि जो हमारे शुरू में गन और बुलेट थे वो रेस्ट पर थे इसलिए मोमेंटम हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2। दैट मीन्स यहाँ से हम निकाल लेंगे m2v2 इज इक्वल्स टू m1v1 और v2 इज इक्वल्स टू माइनस के m1 बटे m2v1। दैट मीन्स कि जो बुलेट होगी वो गन से v2 बराबर माइनस के m1 अपॉन m2v1 वेग से फायर होगी, यानी कि बुलेट का जो वेग होगा वो दोनों के द्रव्यमानों के अनुपात और गन के वेग के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये संवेग संरक्षण के नियम से हम जो है इस प्रकार यानी कि गन बुलेट का वेग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें इनमें से कोई 3 क्वांटिटी दी हो तो हम चौथी क्वांटिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इम्पल्स, आवेग। तो व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स क्या होता है? मान लेते हैं जैसे हमने फोर्स में पढ़ा था कि हमारे पास कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, वो किसी समतल पर रखा हुआ है। तो हम इस पिंड पर जो फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाकर इसकी जो पोजीशन में चेंज करते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो जो हमने फोर्स लगाया इसमें और जितने समय तक वो फोर्स इस पर लगा रहा यानी कि जब तक इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो उस टाइम इंटरवल यानी कि जो हमने फोर्स लगाया और जितने टाइम इंटरवल के लिए हमने वो फोर्स लगाया उसके गुणनफल को जो है इम्पल्स यानी कि आवेग कहते हैं और इसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ये एक सदिश राशि होती है, ये एक सदिश राशि होती है और इसके जो ये डेरिवेशन है यानी कि जो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है हम इसे डिराइव करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F बराबर m a, F बराबर m a, m a क्या होती है? वेग परिवर्तन की दर यानी कि dv अपॉन dt। और कम अंतराल के लिए बात करेंगे सूक्ष्मता के लिए तो डेल्टा v बटे डेल्टा t। दैट मीन्स m डेल्टा v क्या होता है? v माइनस u और बटे डेल्टा t। ये हो गया हमारा, तो f इंटू डेल्टा t बराबर हो गया m v माइनस m u। तो ये हमारा j इक्वल्स टू आ जाता है f इंटू डेल्टा t बराबर m v माइनस m u। और चूंकि जो हमारी पिंड था वो शुरू में 0 पर था, रेस्ट पर था, इसलिए ये आ जाएगा m v के बराबर f इंटू डेल्टा t बराबर j। यानी कि अगर किसी वस्तु का जो आवेग यानी कि इम्पल्स होता है वो
J बराबर F इंटू डेल्टा टी बराबर एम वी होता है। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन सेकंड यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है और ये एक सदिश राशि है। इसके कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ऊंचाई से कूदना, यानी कि जंपिंग फ्रॉम हाइट। दैट मीन्स कि जब हम कुछ ऊंचाई से किसी फर्श पर कूदते हैं तो हमारे आवेग के कारण यानी कि इम्पल्स के कारण जैसे ही हम फर्श पर कूदते हैं तो हमारा जो मोमेंटम होता है वो शून्य हो जाता है और चूंकि हम कूद रहे हैं तो हमारे फोर्स के कारण वो जो आवेग होता है यानी कि उसका मान इतना ज़्यादा होता है कि जिसके कारण हमारे पैरों में चोट लग सकती है। लेकिन यदि हम जो है फर्श की बजाय किसी मिट्टी में या फिर जो है फर्श पर गद्दा बिछाकर कूदते हैं तो हमारे जो पैर होते हैं वो उस गद्दे में धंस जाते हैं जिसके कारण हमारे पैरों पर जो आवेग होता है उसे लगने में कुछ समय लग जाता है। यानी कि जो हमारे जो पैर फोर्स लगाते हैं मिट्टी में तो उसके लिए हमें कुछ समय लगता है। दैट मीन्स हम कुछ आवेग प्राप्त कर लेते हैं। आवेग प्राप्त करने के कारण हमारा जो है संवेग यानी कि मोमेंटम जीरो नहीं होता, जिसके कारण हमारे जो पैरों पर चोट नहीं लगती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिकेट की गेंद को कैच लेना। जैसे कि क्रिकेट में खिलाड़ी जब कैच को पकड़ता है तो अपने हाथों को कुछ पीछे हटा लेता है। इसका कारण यही है कि यदि अगर खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे ना हटाए तो जो बॉल आएगी हाथ में वो एकदम से आएगी, जिसके कारण उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो जीरो हो जाएगा, जिसके कारण हाथों में चोट लग सकती है या फिर बॉल जो है हाथों से निकल सकती है। लेकिन यदि हम जो है बॉल की आधी और हाथ पीछे हटा लेते हैं तो क्या होता है कि बॉल को हमारे हाथों में आने में कुछ समय लग जाता है, यानी कि कुछ समय डेल्टा टी लग जाता है, जिसके कारण हमें जो हाथ होते हैं आवेग प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा जो लीनियर मोमेंटम होता है वो एकदम से शून्य नहीं हो पाता और हमारे हाथों को चोट लगने से बच जाती है और हम कैच पकड़ लेते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी आवेग की। फोर्स के बारे में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम मोशंस के बारे में। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी समस्या हमारे पास भेज सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान कर आपके पास उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।